दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की को डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था शीत युद्ध का दौर, उसके दो पार्ट हम लोगों ने डाल दिए थे और ये तीसरा और लास्ट पार्ट है, जिसमें हम लोग दो मेन टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे। जिसमें हम लोग देखेंगे पहला कि नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नीति के बारे में, और दूसरा कुछ महत्वपूर्ण संधियां हुई थी, कुछ बैठक हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। तो उन सभी के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और इस वीडियो पे कमेंट भी जरूर करें कि वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है कुछ महत्वपूर्ण संधियां और कुछ महत्वपूर्ण संधि व बैठक। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं सोवियत संघ, इन दोनों के बीच में जब शीत युद्ध हो रहा था तो उस समय कई सारी संधियां हुई थी, कई सारी बैठकें हुई थी, जिसमें आप लोगों ने नाम सुना होगा एनपीटी का, एलटीबीटी का। ये मुख्य महत्वपूर्ण संधियां थी, और भी कई परमाणु शस्त्रों से संबंधित संधि थी। उसके अलावा अगर बात की जाए तो कई सारी बैठकें हुई थी, स्टार्ट 1 हुई थी, स्टार्ट 2 हुई थी, इस तरह की बैठकें हुई थी। तो इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, हमारी जो पहली संधि है, या पहला जो कह सकते हैं कि ट्रीटी है, वो है सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता पहली। और इससे पहले ये दो संधियां हैं, और ये चारों वार्ताएं हैं। मतलब ये दोनों संधि है, ठीक है, और ये वार्ताएं हैं, ठीक है। तो सीमित परमाणु परीक्षण संधि एलटीबीटी, क्या एलटीबीटी, ये कब साइन की गई थी? ये 1963 में साइन की गई थी। 1963 में ये साइन की गई थी एलटीबीटी। और एलटीबीटी का मतलब क्या है? देखिए, एलटीबीटी का मतलब है कि कोई भी देश अपने परमाणु हथियारों का कहीं भी परीक्षण नहीं कर सकता है। न जल में परीक्षण कर सकता है, न वायु में परीक्षण कर सकता है, न अंतरिक्ष में परीक्षण कर सकता है, न जमीन पे परीक्षण कर सकता है। 1963 में ये एलटीबीटी लागू कर दिया गया था, और 1963 में इस पर सभी देशों ने हस्ताक्षर कर दिए थे। उस हस्ताक्षर करने वाले देशों में भारत भी था। भारत ने भी इस ट्रीटी पर साइन किए थे। पर भारत ने सन 1998 में 99 में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया था, जो सफल हुआ था। पहला परमाणु परीक्षण कर लिया था, पर वो असफल हुआ था। तो दूसरे परमाणु परीक्षण करने के बाद जब भारत पर प्रतिबंध लगाए जा रहे थे, तब भारत ने ये कहा कि भाई हमने एलटीबीटी का कोई भी उल्लंघन नहीं किया है। क्योंकि एलटीबीटी में क्या कहा गया था कि भाई आप समुद्र में नहीं कर सकते, पृथ्वी पर नहीं कर सकते, आकाश में नहीं कर सकते, और अंतरिक्ष में नहीं कर सकते। हमने तो पृथ्वी के अंदर किया, आपने पाताल का तो बोला ही नहीं था। तो भारत वाले दिमाग वाले होते हैं, उन्होंने काम कर दिया। अब दूसरी है हमारी परमाणु अप्रसार संधि, एनपीटी। एनपीटी एनपीटी जो है वो 1968 में बनाई गई थी, यानी कि संधि को 1968 में बनाया गया था, और 1970 में यह संधि लागू कर दी गई थी, ठीक है। इस पर यहाँ पर हस्ताक्षर हुए थे, और 1970 से संधि लागू कर दी गई थी। परमाणु अप्रसार संधि का मतलब क्या है? 1974 में भारत का पहला परमाणु परीक्षण भारत ने किया था, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि भाई परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी का मतलब क्या है कि जैसे कि किसी देश के पास परमाणु की टेक्नोलॉजी है, कि भाई परमाणु हमारे पास है, कि परमाणु की टेक्नोलॉजी है, तो वो दूसरे देश को परमाणु की टेक्नोलॉजी नहीं दे सकता है, या वो किसी भी परमाणु संपन्न देश से कोई छोटा देश टेक्नोलॉजी नहीं खरीद सकता है, या वो परमाणु बम नहीं बना सकता है, ठीक है। इस तरह की जो बात थी, ये एनपीटी के अंतर्गत की गई थी, ठीक है। इसमें क्या कहा गया था कि जो 5 देश हैं, जो शक्तिशाली 5 देश है, कौन कौन से? अमेरिका है, रूस है, चीन है, फ्रांस और ब्रिटेन है। इन 5 देशों के पास ही सिर्फ परमाणु बम होंगे। उसके अलावा और किसी भी देश के पास परमाणु बम नहीं रहेंगे, या जिन्होंने अभी तक बना लिए हैं उनके पास रहेंगे, और वो इसका उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है। और उपयोग करने की बात नहीं की गई थी। इसमें कहा गया था कि वो अपने जो परमाणु बम की तकनीक है उसे वो किसी को देंगे नहीं। जैसे कि अगर भारत ये चाहता कि भाई मैं अमेरिका से या रूस से परमाणु की जो टेक्नोलॉजी है उसको सीख लूं या उसको ले लूं, तो भारत ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि एनपीटी बीच में आ रही थी। 1968 में ये बनाई गई थी, 1970 से इसे प्रभावी कर दिया गया था। अब क्या होता है? अब होता है सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता, ठीक है। ये कब आयोजित की गई थी? तो इसका जो प्रथम चरण आयोजित किया गया था वो 1969 में आयोजित किया गया था, 1969 में आयोजित किया गया था, ठीक है। और ये जो संधि है, इसकी जो शर्तें हैं वो लागू कब से हुई थी? तो इसकी शर्तें 1972 से लागू हुई थी। इसे स्टार्ट 1 कहा जाता है। स्टार्ट का मतलब है
स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी, स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी यानी कि सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता। ठीक है, तो टॉक, ये ट्रीटी नहीं है, लास्ट में टॉक है। तो स्टार्ट 1972 में ये लागू कर दी गई थी, यानी कि इसके अंदर कई सारी बातों को कहा गया था। ये कहा गया था कि सामरिक जो अस्त्र होते हैं, जो परमाणु सामरिक अस्त्र होते हैं, उनके प्रयोग पर कम से कम या उनको बढ़ावा देने के जो उद्देश्य है उसको कम से कम किया जाए, यानी कि उसको बढ़ावा नहीं दिया जाए कि भाई कोई नए परमाणु के हथियार ज़्यादा ना बनाए, वो इस पर किया गया था। और ये जो वार्ता है या ये जो संधि है, या एक तरीके से कह सकते हैं, तो ये जो है ये विश्व के दो महाशक्तियों के बीच में हुई थी, जो कि थे उस समय अमेरिका और सोवियत संघ। तो उस समय अमेरिका की ओर से थे जो थे वो थे निक्सन, रिचर्ड निक्सन, और जो सोवियत संघ के तरफ से थे वो थे लियोनिड ब्रेजनेव। कौन थे? लियोनिड ब्रेजनेव। हमारे जो लेसन नंबर 2 है सोवियत संघ, सोवियत यूनियन वाला, जिसमें हम लोग सोवियत संघ के विघटन के बारे में पढ़ेंगे, दो ध्रुवीयता का अंत जो हमारा चैप्टर है, उसके अंतर्गत हम इनके बारे में, सबके बारे में पढ़ेंगे, ब्रेजनेव के बारे में पढ़ेंगे, और जो हमारे क्या कहते हैं मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद में बोरिस येल्त्सिन के बारे में पढ़ेंगे, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे, व्लादिमीर लेनिन के बारे में पढ़ेंगे, इन सभी के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो अभी इसके बारे में बात करते हैं। स्टार्ट वन जो है वो सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता, इसका फुल फॉर्म होती है। 1969 में इसकी बैठक प्रारंभ हुई थी। 1972 में इसे पूर्ण इसकी शर्तों को लागू कर दिया गया था। ये दो मुख्य नेताओं के बीच में हुई थी। पहले नेता थे लियोनिड ब्रेजनेव, जो कि सोवियत संघ का समर्थन कर रहे थे। दूसरे थे हमारे रिचर्ड निक्सन, जो कि अमेरिका यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि थे। ठीक है, दूसरी जो है वो हमारी है सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता 2, यानी कि स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन टॉक 2, जिसको ये जो प्रारंभ हुई थी, ये वार्ता 1972 में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, और 1979 में इसकी जो शर्तें हैं वो लागू कर दी गई थी। ठीक है, और इसमें जो भाग लिया था, इसमें भाग लिया था लियोनिड ब्रेजनेव ने और जिमी कार्टर ने। जिमी कार्टर जो थे वो उस समय यूएसए का समर्थन कर रहे थे, यानी कि यूएसए के राष्ट्राध्यक्ष थे, और जो लियोनिड ब्रेजनेव थे वो सोवियत संघ के राष्ट्राध्यक्ष थे। ठीक है, ये इस तरीके से हो गया। और इसमें भी यही बात की गई थी कि जो सामरिक परमाणविक हथियार हैं उनके प्रयोग को कम किया जाए, उनको बढ़ावा देना कम किया जाए। ठीक है, तीसरी बात करते हैं। हमारी तीसरी संधि है सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि 5। इसका अंग्रेजी का मतलब होता है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। ठीक है, तो सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि 1 ये 1991 में की गई थी। 1991 में किसके मध्य की गई थी? 1991 में जॉर्ज बुश सीनियर कौन है? जॉर्ज बुश सीनियर 1991 में, या कह सकते हैं 1990 में कहाँ के राष्ट्रपति थे? यूएसए के राष्ट्रपति थे, संयुक्त राज्य अमेरिका के वहाँ के राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश सीनियर ने इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके पुत्र थे जॉर्ज बुश जूनियर, जिन्हें जॉर्ज डब्ल्यू बुश कहा जाता है। वो भी अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। इनके बाद वही, इनके तुरंत बाद तो नहीं, इनके एक छोड़कर बाद में जॉर्ज डब्ल्यू बुश आएंगे। आप लेसन नंबर 3 में जब अमेरिका के प्रभुत्व के बारे में पढ़ेंगे तब इन सभी राष्ट्रपतियों के बारे में आप जानेंगे। ठीक है, तो जॉर्ज बुश सीनियर 1991 में इनकी संधि हुई थी। किसके साथ हुई थी? मिखाइल गोर्बाचेव जो थे उनके साथ इनकी संधि हुई थी, जिन्हें सोवियत संघ के विघटन का कारण माना जाता है। ठीक है, तो मिखाइल गोर्बाचेव के संग उन्होंने संधि की थी 1991 में। किसके लिए की थी? कि परमाणविक सामरिक अस्त्र शस्त्र जो हैं उनको बढ़ावा देने का पर रोक लगाई जाए। अंत में कौन सा है? अंत में है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी 2, यानी कि सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि 2। ठीक है, ये जो संधि की गई थी ये 1993 में की गई थी। इस समय राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज बुश सीनियर थे, और जॉर्ज बुश सीनियर थे। और सोवियत संघ के कौन थे? सोवियत संघ के थे बोरिस येल्त्सिन। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर थे कौन? गोर्बाचेव। ठीक है, यहाँ पर थे बोरिस येल्त्सिन यहाँ के राष्ट्रपति थे। ये बोरिस येल्त्सिन जो थे वो सोवियत संघ के थे, जॉर्ज बुश जो थे वो हमारे अमेरिका के थे, गोर्बाचेव जो थे वो सोवियत संघ के थे, जॉर्ज बुश जो थे वो अमेरिका के थे, जिमी कार्टर अमेरिका के हैं, ब्रेजनेव जो हैं वो सोवियत संघ के हैं, निक्सन जो है वो अमेरिका के हैं, और ब्रेजनेव जो है सोवियत संघ के हैं। ठीक है, इस तरीके से ये कुछ महत्वपूर्ण संधि और बैठक कंप्लीट होती है। ये टॉपिक हमारे कंप्लीट होता है। अब हम हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। तो आइए देखते हैं।
देखिए, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था है क्या? इसको एकदम सीधे ढंग से, एकदम सही ढंग से समझते हैं। तो देखिए, शीत युद्ध के समय हम लोगों को पता है कि भाई कई सारे देश आज़ाद हो रहे थे, और जो नव स्वतंत्र देश थे वो गुटनिरपेक्ष देश के रूप में एक तरीके से आगे आ गए थे कि भाई सब वो दोनों के बीच में मध्य थे, यानी कि उनको किसी भी गुट में नहीं मिलना था। ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ कि वो गुटनिरपेक्ष देश जो थे वो पहली बात तो एकदम नव स्वतंत्र देश थे, दूसरे वो गरीब देश थे। ठीक है, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। अब अगर उनको अपना आर्थिक विकास करना है तो आर्थिक विकास करने के लिए एक नई आर्थिक नीति की जरूरत पड़ेगी, और अगर उनको अपनी आर्थिक विकास करना है तो उनको टिकाऊ विकास करना होगा, यानी कि उनको लंबे सालों को देखते हुए विकास करना होगा, यानी लंबे समय को देखते हुए विकास करना होगा। वो किसी भी देश पर निर्भर भी नहीं रह सकते। तो इसके लिए क्या किया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 1972 में एक विभाग, या कह सकते हैं कि एक नई नीति लागू की, उसे हम लोगों ने नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था कहा। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई थी, एक यानी कि एक सम्मेलन तैयार किया गया था, एक समिति बनाई गई थी, उसके द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई कि भाई नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नीति किस प्रकार की होनी चाहिए, उसमें कौन कौन से चीजें लागू करें जिनके द्वारा नव स्वतंत्र देशों को लाभ हो सके। तो उसके द्वारा 1972 में व्यापार व विकास पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसे अंग्रेजी में कहा गया यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, व्यापार व विकास, संयुक्त राष्ट्र संघ का, इसे हिंदी में अगर बोले तो संयुक्त राष्ट्र संघ का व्यापार व विकास सम्मेलन, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये आयोजित की गई थी सब 1972 में, और 1972 में इसके द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई थी नव अंतर्राष्ट्रीय नीति के ऊपर। तो इसकी जो रिपोर्ट थी उसमें कौन कौन सी बातें की गई थी, तो इसकी रिपोर्ट में इसने कहा था, पहला पॉइंट इसने कहा था, उस हम लोग समझते हैं। भाई साहब, अभी तक भारत हमारा उस समय तक आज़ाद नहीं था। कब तक? 1947 तक आज़ाद नहीं था। तो भारत के जितने भी संसाधन थे, यानी कि भारत की जो खदानें थी, भारत के जो जल स्रोत थे, उन पर अधिकार किसका था? ब्रिटिश गवर्नमेंट का था। ब्रिटिश सरकार उसका उपयोग करती थी। अब भारत के जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो तो भारत के ही हैं, यानी कि उनका उपयोग तो भारतीयों को करना चाहिए, पर कर कौन रहा था? ब्रिटिश कर रहे थे। भारतीयों के सोने की खदानों में जो सोना निकलता था उसे ब्रिटिश ले जाते थे, जो भी चांदी निकलती थी उसे ब्रिटिश ले जाते थे, जो भी हीरे जवाहरात निकलते थे वो ब्रिटिश ले जाते थे। तो इससे नुकसान किसका हुआ? भारतीयों का। और फायदा किसको हुआ? ब्रिटिश को। तो इस समय क्या किया गया कि जितने भी जो नव स्वतंत्र देश थे, उनकी जो जिस पर उन पर उनकी जो प्राकृतिक संसाधन थे उन पर अधिकार उन देशों का ही किया गया, यानी कि उनका उपयोग करने का अधिकार, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग का अधिकार नव स्वतंत्र देशों को दे दिया गया। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हुआ? देशों के प्राकृतिक संसाधनों पर देश के प्राकृतिक संसाधनों पर उनका अधिकार। ठीक है, और इसी को आपकी बुक में एक पॉइंट के रूप में लिख रखा है, अगर आप चाहें तो वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि जो संयुक्त मतलब जो नव स्वतंत्र देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था को, यानी कि उनके जो व्यापार है उससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जोड़ा जाएगा, यानी कि उनकी जो घरेलू अर्थव्यवस्था है उसे वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया जाएगा, ताकि उनके व्यापार में उन्हें लाभ हो। ठीक है, और उनके व्यापार में उन्हें लाभ हो और वो अपनी चीज़ें एक स्थान से दूसरे स्थान पर बेच सकें। तो इसे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, वैश्वीकरण, या कह सकते हैं कि विश्व व्यापार में सहभागिता बढ़ाई नव स्वतंत्र देशों की, यानी कि नव स्वतंत्र देशों की जो सहभागिता है वो विश्व व्यापार में बढ़ा दी, वह विश्व व्यापार में आप भी भागीदार हो सकते हैं। तीसरा इसमें जो पॉइंट आता है वो ये है कि जो टेक्नोलॉजी है, जिसकी जो टेक्नोलॉजी है बड़े देशों के पास, यानी विकसित देशों के पास जो टेक्नोलॉजी है उसे कम दामों पर खरीद सकते हैं। कौन? नव स्वतंत्र देश। जैसे कि भाई साहब मेरे पास टेक्नोलॉजी है कि थर्मल पावर किस तरीके से उत्पादित की जा सकती है, और मेरे पास में कोई छोटा देश आता है तो मैं उसे कम दामों पर वो देने के लिए मैं बाध्य हूँ। तो कह सकते हैं कि नए प्रौद्योगिकी, या बोल सकते हैं नई प्रौद्योगिकी आसानी से उपलब्ध हो सके।
आसानी से उपलब्ध करवाई। ठीक है। इसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि चौथा पॉइंट कुछ नहीं है, चौथा पॉइंट है व्यापारिक संगठनों में नव स्वतंत्र देशों की भूमिका बढ़ाई। ठीक है, यानी कि व्यापारिक संगठन जो उस समय बने हुए थे उनमें जो नव स्वतंत्र देश थे उनके देशों की भूमिका को बढ़ाया, यानी कि उनके सदस्यों को वहां पर रखा गया, उनकी जो परेशानियां थी उन्हें समझा गया, उन्हें सॉल्व करने का प्रयत्न किया गया। अब यहाँ पर कंक्लूजन निकल के आते हैं, भाई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था इतनी अच्छे से बनाई गई थी तो ये असफल हो गई। असफल होने का इसका मुख्य कारण था विकसित देशों ने इसका पुरजोर विरोध किया। विरोध इसलिए किया क्योंकि भाई आपकी कोई चीज़ है वो महंगी है, उसी चीज़ को आप अगर कोई सस्ते दामों पर बेचेगा तो नुकसान तो होगा। तो इसीलिए विकसित देशों ने इसका पुरजोर विरोध किया, और जो नव स्वतंत्र देश थे वो एक साथ रहकर इस व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे, परंतु विकसित देशों के आगे उनकी एक ना चली और यह व्यवस्था जल्दी ही समाप्त हो गई। तो इसी के साथ हमारा जो पहला चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये तीनों वीडियो पसंद आई हो, पहला पार्ट, सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और वीडियो पर कमेंट जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और आपको अगर और भी कई टॉपिकों के बारे में जानना है तो हमारे चैनल पर और भी कई वीडियोज़ हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएँ। मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।